So very good afternoon, my dear. Good afternoon. आ जाइए, फटाफट सब लोग जुड़ जाओ, स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आप लोग के पास आ रही है ना? ओके, वेरी गुड, बहुत खूब। चलो लगभग सब लोग आ चुके हैं, जो लोग नहीं आए वो धीरे धीरे आते हैं। स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। शायद ये क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, इसमें डेटा मिसिंग है ना, एंगुलर स्पीड लिखना था यहाँ पे, स्पीड है। इसमें डेटा मिसिंग था, आई थिंक कुछ और डेटा देना था। जैसे इसका जो लेंथ है वो 12 है, आपको पता है। इसको अभी ट्राई करोगे, लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़े हुए इसको, इसलिए बहुत लोगों से रोटेशन जो नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। मास एंड लेंथ चाहिए था मेरे को, एंड चार्ज भी चाहिए। तो मान लो इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे माइनस क्यू है। मास इसका स्मॉल एम है और इसका भी मास स्मॉल एम है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसलिए नहीं बना। सुमित, तुमसे ऐसे भी नहीं बने, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड रोटेशन, डोंट वरी। इसलिए इसको होमवर्क दे दिया था, क्योंकि मेरे को पता था आप मुझसे बनेगा नहीं, और रोटेशन पढ़े नहीं हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का एक टर्म आता है, आई, है ना, जो कि मास का पर्पस सर्व करता है। अब तुम पढ़े हो, प्रियांशु तुम पढ़ चुके हो, तो जो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए अभी स्किप कर दो इस क्वेश्चन को। नो नीड टू सॉल्व दिस, क्योंकि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने जाएंगे तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ते रह जाएंगे, है ना। अभी हमें इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे जगह फिजिक्स में बहुत बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता है ना। अगर आपने 11th ठीक से नहीं पढ़ा है या कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो 12th के फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसलिए हुआ क्योंकि साहब इस बार आप हमारे पिछले साल भी कोरोना कोरोना का कोरोना नहीं, ऐसा सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है प्रियांश, ऐसा हर चैप्टर में नहीं। साउंड नहीं आ रहा है? अभी साउंड आ रहा है? साउंड ठीक है अभी? अचानक से साउंड खराब हो गया? ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, कि ऐसा सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है कि इस चैप्टर में ही जरूरत पड़ रहा है 11th क्लास के चैप्टर्स का।
हर एक चैप्टर आने वाला जो भी चैप्टर्स है उसमें यूज आएगा। इसलिए 11th के चैप्टर्स को जब भी पढ़ाते हैं, कभी पढ़ाने का ये सीक्वेंस होता है कि 11th का फुल मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, पूरा मैकेनिक्स पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद एसएचएम पढ़ा देते हैं। इतना मिनिमम पढ़ाना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि 12th से ज्यादा वास्ट सिलेबस 11th का है, क्योंकि 11th में बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत छोटा सा होता है, वो ये सब चीजों को समझने लायक होता ही नहीं है। धीरे 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 पढ़ा पढ़ा के हम लोग उसको बड़ा बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, पैरेलली 11th वाले चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। आप इतना मान के चलो, पैरेलली वी हैव टू स्टडी द चैप्टर्स ऑफ 11th अप टू एसएचएम, हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में फिर यही प्रॉब्लम आने वाला है। ये तो मान के चलना पड़ेगा आपको। आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें फिर से ये प्रॉब्लम आएगा। तो हमें वीक में कम से कम 2 दिन 11th का पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मेरे को लग रहा है। पढ़ना भी चाहिए। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? आई थिंक सर्कुलर मोशन तक पढ़ चुके थे 11th क्लास में। हाँ ठीक है, एसएचएम तो अभी दूर की बात है, पहले सुन लो। सर्कुलर मोशन पढ़ लिया था हमने, है ना? सर्कुलर मोशन पढ़ लिया था, इसमें सब कुछ पढ़ लिया था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तक पढ़ लिया था, वीसीएम। कितना आ रहा है शुभम? √2q/5 ml देखना पड़ेगा ये, ठीक है? है ना? अच्छा छोड़ो, इधर आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें साहब सर्कुलर मोशन तक हम पढ़ चुके थे। अब हमें आगे पढ़ना है। आगे इसके आगे हम लोग सर्कुलर मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी तो पढ़ ही चुके हैं, है ना? तो बेसिकली रोटेशन ही बचा हुआ है। सर्कुलर मोशन के बाद एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, वो पढ़ लेंगे। एंड पढ़ेंगे रोटेशन। और थर्ड चैप्टर इज एसएचएम। मिनिमम इतना हमें पढ़ना चाहिए अभी। ये 3 चैप्टर कम से कम पढ़ना चाहिए। तो एक काम करते हैं, वीक में 2 दिन हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? वीक में हम इसको 2 दिन स्टार्ट करेंगे। आपको बता दिया जाएगा, मंडे को बता देंगे कि कैसे स्टार्ट करेंगे, कब क्या करेंगे, ठीक है? जरूरी है वो, हमको लग रहा है प्रॉब्लम आएगा आने वाले टाइम में, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैं इस सवाल को नहीं बता पा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे को स्किप करना पड़ गया इस चैप्टर में। स्किप इसलिए करना पड़ गया क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। और मैं सवाल दिखाता जाऊंगा तो आप डरते जाओगे ना कि सर ये क्या हुआ, पढ़ तो लिए लेकिन कुछ समझ में नहीं, कुछ सवाल ही नहीं बन रहा है। अब प्रीवियस ईयर बनाने जाऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाने जाऊंगा तो उसमें आ जाएगा यू सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा, रोटेशन का आ जाएगा, एसएचएम का आ जाएगा। तो फिर से वही रोना गाना शुरू हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? तो 11th वाले चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करना शुरू कर दो। वर्क पावर एनर्जी देखो, घर पे क्या क्या पढ़ लो एक बार, मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ लीजिए। वर्क पावर एनर्जी ठीक से पढ़ लो, है ना? वर्क पावर एनर्जी ठीक से पढ़ लीजिए। न्यूटन लॉ पढ़ लो एक बार, फ्रिक्शन वगैरह देख लो। फ्रिक्शन वगैरह में तो है ही क्या, 2-4 कॉन्सेप्ट है बस। वर्क पावर एनर्जी पढ़ लीजिए, सर्कुलर मोशन पढ़ लीजिए। ये सब घर पे रिवाइज करते रहो, तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो अब पीछे जो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो प्लीज इतना कर लीजिए। आओ अब जो हम पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ते हैं। इस चैप्टर को अभी नहीं कर, सॉरी, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे हमारे पास हमको नहीं पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पता ही नहीं है। और इसमें यूज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे सब मोशन जो होगा, ये जो घूमेगा, ये डाइपोल ट्रांसलेट करेगा कि रोटेट करेगा, आपको खुद ही पता है। टॉर्क लगने वाला है, क्या लगने वाला है? टॉर्क लगने वाला है। तो अगर टॉर्क लगने वाला है तो ये घूमेगा, तो हमें फिर रोटेशन का हेल्प चाहिए। तो रोटेशन हमें आता ही नहीं है, कि नहीं? ये टॉर्क लगेगा ना इस पर, तो टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो हमें आता नहीं है। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आओ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम पढ़ रहे थे डाइपोल को रख रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में।
डाइपोल को कहाँ रख रहे थे बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे। अब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे। ओके, आओ डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, वहां समझ में आएगा। देखो हमने एक सवाल ले लिया, ठीक है। देखो एक सवाल लिया हमने, डाइपोल इन नॉन, क्या है सवाल, देखो ध्यान से। बोला कि एक चार्ज रखा हुआ है साहब, यहाँ एक चार्ज है और यहाँ एक डाइपोल है, देखो क्लियर है, और डाइपोल मोमेंट पी है। बता देंगे शुभम, बाद में आंसर बता देंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक चार्ज है क्यू, यहाँ एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, और इन दोनों के बीच में दूरी आर है, देखो है ना। आर मतलब इसके मिड से, डाइपोल के सेंटर से सब मेजरमेंट, और डाइपोल का ये जो लेंथ है ये 12। आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू, इस क्यू चार्ज के कारण इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, यही सवाल। फाइंड नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। क्यों साहब फोर्स क्यों लगेगा, ये आप खुद समझो। अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि साहब अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब, इस तरह से अगर आप देखोगे, so you will get that charge has its own electric field, ऐसा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, खुद ही देखो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? एक चार्ज जब भी होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा, बहुत खूब। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डाइपोल को रख दोगे, अब डाइपोल को रख दिया, देखो मान लो ये डाइपोल है, ब्लैक वाला यहाँ पे बनाया छोटा सा, तो यहाँ पे दो चार्ज है ना बेसिकली, एक यहाँ पे प्लस क्यू है और एक यहाँ पे माइनस क्यू है कि नहीं? तो देखो किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, प्लस वाले पे कि माइनस वाले पे, बताओ, सोच के बताइए, किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, माइनस क्यू वाले पे कि प्लस क्यू वाले पे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। वेरी गुड, माइनस क्यू पे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखकर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखकर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी देख करके, बहुत बढ़िया। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे, देखो आपसे पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। करो अब सवाल, मैंने समझा दिया, ट्राई टू सॉल्व दिस। ट्राई टू सॉल्व दिस। Try to solve this and tell me the answer. Give me answer.
निशा भारती, प्लीज मेंशन योर रोल नंबर। निशा भारती, अपना रोल नंबर मेंशन कर दो। गिव मी आंसर। तुम लोग सो गए यार। जुनैद, जुनैद आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन एजम्पशन यूज कर देना है यहाँ पे। जो डाइपोल के केस में एजम्पशन लेते हैं दैट एल इज मच मच स्मॉलर देन आर, वो एजम्पशन यूज कर देना है ना। ऐसे आपने जो अभी किया वो गलत दिख रहा है इसमें जुनैद, इसमें भी गलती है जो किए हो तुम। सनी, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। कुछ मिसिंग है जुनैद, देखो कहाँ मिसिंग किया, क्या गलती किया। निशा भारती, हाँ मिल गया गलती, वेरी गुड। गलत है भारद्वाज। शुभम इट्स करेक्ट। आर्या करेक्ट। शिवम इट्स नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है शिवम। वेरी गुड निशा भारती। सनी केसरी करेक्ट करेक्ट। भारद्वाज इट्स नॉट करेक्ट। सृष्टि गलत है, कुछ कुछ तो छूट गया। जुनैद सही है। आओ देखो करते हैं, आइए करते हैं। देखो बेटा, देखो यही सिस्टम है हमारे पास, के भी है इंक्लूडेड, तब ठीक है सृष्टि, वेरी गुड। यही सिस्टम है हमारे पास। देखो हम मान लेते हैं साहब कि यहाँ पे चार्ज है प्लस में, मान लो
हेयर देयर इज अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, तो दोनों चार्जेस पे इस क्यू के कारण फोर्स लगेगा, है ना, दोनों चार्जेस पे इस क्यू के कारण फोर्स लगेगा, आप खुद देखो, है ना। चलो, वेरी गुड। तो इस क्यू पे देखो, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इस पे लगेगा आपको अट्रैक्टिव फोर्स, निगेटिव वाले पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना, इधर की तरफ, नेगेटिव वाले पे लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ, और पॉजिटिव वाले पे भैया लगेगा रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ। क्लियर है? सो मान लो मैं इसको बोलता हूँ F1 ऑन नेगेटिव और इसको बोलता हूँ F2। बड़ा कौन होगा, F1 की F2? हमें खुद ही समझ में आ रहा है कि F1 विल बी ग्रेटर देन F2। वाई? क्योंकि F1, ये जो माइनस क्यू है वो नजदीक में है, ये पास में है चार्ज, है ना, और ये वाला साहब बहुत दूर में है ना, ये वाला देखो दूर में है। ये दूरी कितनी है बेटा? अगर नेगेटिव चार्ज से दूरी देखें तो कितनी होगी? ये दूरी आएगा R-L, है ना, सेंटर से है ये, और ये दूरी आएगा R+L। तो नेगेटिव चार्ज पे F1 कितना आएगा? F1 इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं मैं, तो F1 आ जाएगा K अपॉन R-L का स्क्वायर, एंड F2 आ जाएगा K अपॉन R+L का स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ लगा दिया सीधा सीधा। तो बड़ा कौन है साहब? F1। तो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स देखोगे तो आ जाएगा F1 माइनस F2। F1 इज K अपॉन, अच्छा दोनों में है तो कॉमन ही कर लेते हैं, 1/R-L का स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस ऑफ 1/R+L का स्क्वायर, और इस तरह का पहले भी सॉल्व कर चुके हैं हम, नहीं? सो K ये आ जाता है, मेरे को पता है, मैं लिख देता हूँ, ये आता है 2RL अपॉन R-L इंटू R+L का स्क्वायर। पहले भी किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, पूछना नहीं कि सर ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो ये 2RL, 4RL आएगा, वेरी गुड, 2RL नहीं है 4RL, बहुत खूब, वेरी गुड। सो 4RL, सही बोला उसने। तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ गया साहब, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2K इंटू Q इंटू 2L इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R² माइनस L² का स्क्वायर इंटू R भी रहेगा, एंड दिस इज नथिंग बट P, ये साहब P है ना, दिस इज P। I can write 2KPQR अपॉन R² माइनस L² का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अजम्पशन हम यूज कर सकते हैं, व्हाट इज अजम्पशन? दैट L इज मच मच स्मॉलर देन, हमें पता है कि L साहब R से छोटा है, तो L² तो और भी छोटा हो जाएगा, L² और भी छोटा हो जाएगा R² से, hence R² कैन बी, सॉरी L² कैन बी नेग्लेक्टेड, L² कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा, देखो ध्यान से, नेट फोर्स विल कम आउट टू बी, net force will come out to be 2kpqr upon r to the power 4, or you can write 2kpq upon rq। किधर की तरफ? F1 की तरफ, F1 बड़ा है ना, सो F1 की तरफ, F1 की तरफ आएगा, आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2kpq अपॉन rq, और F1 है साहब
negative x-axis है, so minus I cap, and that is the answer. That is the answer. देख लो कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ लो. कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप. अरे करेक्ट है. यानी नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है डाइपोल पे, F1 की तरफ, है ना? सो बेसिकली डाइपोल अट्रैक्ट होगा इस चार्ज से कि रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा. कितने फोर्स से अट्रैक्ट होगा? 2 kp q अपॉन r क्यू. 2 kp q अपॉन r क्यू. बोलिए. ये तुम लोग सो जाते हो यार, बताया करो. समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आगे बढ़ो. क्लियर है? हो गया? आ गया? ओके. आ गया. टॉपिक नहीं बेटा. अब देखो ये जो मेथड था ना, ये लेते हैं ऐसे सॉल्व करोगे तो कंपटीशन में पीछे रह जाओ, क्योंकि ये सवाल होता है कि एक सवाल का एक हिस्सा हो. वॉइस फिर से खराब होती है. वॉइस को क्या हो? वॉइस खराब हो गया. अभी ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी. समझ गया मैं इसका प्रॉब्लम क्या है. एक्चुअली मेरे पास दो माइक है, ठीक है? तो एक माइक जब यूज करता हूँ और साथ साथ में फोन को चार्ज में लगाता हूँ ना, तो आवाज में वाइब्रेशन आ जाता है. और जो दूसरा वाला माइक है उसको कैसे भी यूज करूँ उसमें इतना फर्क नहीं आता. तो यही बात है एक्चुअली. चलिए, अब ठीक है ना साउंड? क्या भी दिक्कत है? साउंड क्लियर है ना? हाँ चलो. देखो ऐसे सवाल को करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे. थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं ना तो इतना करना ही नहीं पड़ता. एक लाइन में आंसर बताते हैं. देखिए सवाल यही था हमारे पास, है ना? सवाल यही था. अब एक चीज देखो क्या पूछा था सवाल में. सवाल ने ये पूछा था कि ये क्यू चार्ज इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगा रहा है. ये क्यू चार्ज साहब इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगा रहा है कि नहीं? तो हम एक काम कर सकते थे. हम ये देखते कि डाइपोल इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वो देखना आसान था. क्योंकि डाइपोल के कारण ये जो क्यू चार्ज है डाइपोल के एक्सिस पे रखा हुआ. देखो ये जो क्यू चार्ज है साहब इस डाइपोल के एक्सिस पे रखा हुआ है. तो हम इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, वो होता है 2 kp अपॉन आर क्यू. अरे होता है ना? इस डाइपोल के कारण आर दूरी पे एक्सिस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है साहब? 2 kp अपॉन आर क्यू. तो यहाँ पे इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 kp अपॉन आर क्यू. तो फोर्स इस क्यू पे कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, ई क्यू. अरे क्यू ई लगता है. तो Q इंटू 2 kp अपॉन आर क्यू करोगे तो 2 kp Q अपॉन आर क्यू आएगा कि नहीं, जो कि पिछले वाला आंसर था.
तो लॉजिकली सोचोगे तो जितना ये क्यू चार्ज इस डाइपोल पे फोर्स लगा रहा है माय डियर, उतना ही ये डाइपोल भी इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। एक्चुअली ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ही तो कहता है कि अगर क्यू चार्ज क्यू पे एफ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डाइपोल भी इस क्यू पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। है कि नहीं? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे है तुम्हारे। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, इसको तो देख के आंसर बता देते साहब। सॉल्व क्यों करते हैं हम? इसको तो देख के आंसर बता देते हैं, 2 kp क्यू अपॉन आर क्यू होगा। हाँ कि ना? बोलिए माय डियर। इसको तो हम देख के आंसर बता देते, देख के सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। हम देखते और आंसर बता देते, देखो 2 kp क्यू अपॉन आर क्यू होगा। लेकिन वो तब बता पाते जब इतना समझ आ जाता है। देखो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से तो हम लिख सकते थे यहाँ पे, हाँ तो सोचे थे ना, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल कैसे तुम बनाने के बाद सोचे होगे, है ना प्रियांशु? जब आंसर आ गया होगा तो तुम देखे हो कि फॉर्मेट वही आ रहा है, 2 kp अपॉन आर क्यू, तो तुम सोचे होगे, लेकिन फिर ये समझ नहीं पाए होगे, है ना? तो न्यूटन थर्ड लॉ, कौन सा लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ। तो आई कैन राइट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑल्टरनेट मेथड। इसको लिख सकते थे कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू, नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू इक्वल्स टू नेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल। और अगर मैं निगेटिव साइन के साथ लिखूं तो भी ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकता हूँ, नेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल। कहाँ से लिख रहा हूँ ये सब बातें? फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम यही लिख देते हैं, सो आई कैन राइट 2 kp अपॉन आर क्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे लिख दो q into electric field at axis, and q into, I can write electric field at axis is 2 kp upon r q। तो आंसर आ जाएगा 2 kp q upon r q, and that is आंसर। हाँ कि ना? तो ये एक लाइन का आंसर था, इसको लिखा है मैंने बस सजा के, है तो आंसर एक ही लाइन का, है ना? तो ऐसे तरीके अपनाओगे तो बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच पाओगे। थोड़ा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जारी रखो, भूल मत जाओ सब कुछ। वेरी गुड, आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड। वैसे बच्चे करते हैं और ऐसे आप करते हो, मतलब अच्छे बच्चे, ब्रिलियंट वाले, बूढ़े नहीं हो गए हो, बच्चे ही हो। क्लियर? क्लियर है? बोलो जल्दी 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 बोलते चलिए। और देखते चलो, वेरी गुड। अब थोड़ा और देखो, हम पढ़ रहे थे डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अब इसको थोड़ा क्या करते हैं साहब, डिराइव करने की कोशिश करते हैं, कुछ रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं, आओ। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं, आइए। मान लो किसी रीजन में, है ना,
किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब ऐसे है, वेरिएबल है। कैसा फील्ड है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है मान लो। एंड लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर। किसका फंक्शन है? आर का। आर का फंक्शन मतलब जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आर मान रहा हूँ, तो जैसे 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 आर वेरी कर रहा है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि साहब एक इनफाइनाइट वायर है, याद है आपको? इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर याद है? जिसपे चार्ज डेंसिटी मान लो लेमडा है। तो अगर आर दूरी पे जाकर के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कितना होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था? वेरी गुड। कितना होता था? कितना होता था? एक ही बच्चा बताया, सब लोग बोलो। ये बाकी लोग तो पक्का सोते हैं। पक्का ऑन करके ना तुम लोग क्लास ज्वाइन करते होगे, उसके बाद सर मस्त नींद लेते होगे। 2k/r होता है अंकुश। यहाँ क्यू है कहाँ देखो तो? वेयर इज क्यू हेयर? क्यू है कहाँ देखो तो? क्यू तो कहीं है ही नहीं। वेरी गुड प्रियांशु। क्या होता है ये फॉर्मूला? पढ़ा रखा है, सब भूल गए हो तुम। मेरे को आंसर दे दो यार। वेरी गुड, बहुत खूब। ये होता है 2k λ/r। तो देखो ना, जैसे जैसे आर चेंज करोगे, आर अगर बढ़ता जाएगा और दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, इसका फंक्शन है आर का, वैसा ही सिचुएशन मान रहा हूँ मैं यहाँ। अब जरूरी नहीं कि एक वायर ही हो सकता है एक रिंग हो, तब भी आर के ये मतलब एक्स बढ़ाने पे बढ़ता था, सॉरी घटता था, जो भी होता था पहले बढ़ के फिर घट जाता था। याद है क्या कुछ? ये सब बता रखा है मैंने, है ना। चलिए, तब यहाँ पे आते हैं। मान लो किसी रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, ई इज अ फंक्शन ऑफ आर। वेरी गुड। ई इज अ फंक्शन ऑफ आर। और मान लो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक जगह कोई डाइपोल रखा हुआ है। चलो ऐसे एक लाइन मान लो, अच्छा लगेगा, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, बस ये बता रहा है। एंड आर इधर ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। और ये साहब ऑरिजिन, दिस इज द ऑरिजिन। मान लो एक डाइपोल रखा हुआ है, एक रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। एक डाइपोल है यहाँ पे, देखो ऐसे डाइपोल है। ओके, एक डाइपोल है ना। बहुत खूब। मान लो अभी डाइपोल है, इसका मतलब दो चार्ज है यहाँ पे, है कि नहीं? डाइपोल है, इसका मतलब दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है ना। मान लीजिए साहब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पे माइनस क्यू के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और प्लस क्यू पे मान लेते हैं कि ये दूरी डी आर है। कितनी दूरी है? डी आर। तो इतनी दूरी में तो चेंज हो ही गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो चेंज हुआ वो बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? क्योंकि दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है, इतना तो पता है आपको। दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम है, इसीलिए तो डी आर बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आएगा यहाँ से यहाँ आने में बहुत बड़ा आएगा कि बहुत छोटा सा चेंज आएगा? बहुत बड़ा आएगा कि बहुत छोटा सा चेंज? छोटा सा चेंज आएगा भाई साहब। तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी ई हो गया है।
छोटा सा चेंज डीई आ गया है। कितना चेंज आ गया? डीई, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ गया है, ई प्लस डीई। क्या बोल रहे हो? 2k मल्टीपल में 2k क्या होगा? यहाँ पे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डीई हो गया। चलो, पता नहीं क्या बोले हो तुम अब एक्सप्लेन करोगे तो समझ में आएगा मेरे को। अब देखो ध्यान से, अगर साहब यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स तो लगेगा ना इस पे। माइनस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स तो लगेगा ना? बोलो। अच्छा, तुम बोल रहे हो डी आर 2k में लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, डी आर को डी आर ले लो, क्या जाता है। तो इस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा साहब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, देखो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी है, तो इस माइनस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस प्लस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस माइनस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है साहब। कितना फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू पे? माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा बेटा? माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, ई क्यू, वेरी गुड। माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा भाई साहब, इधर फोर्स लग रहा है F1 मान लो, क्यू इंटू ई। और इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा F2 मान लो। प्लस टू पे फोर्स लगा F2, वो कितना लगेगा साहब? क्यू इंटू ई प्लस डीई। क्यू इंटू ई प्लस डीई, क्या लिख दिया? राइट साइड की तरफ। तो नेट फोर्स कितना लगा बताओ? नेट फोर्स कितना लगा? नेट फोर्स देखते हैं। तो हम चाहते हैं नेट फोर्स निकालना, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स आ जाएगा। हमें दिख रहा है F2 बड़ा है, क्योंकि प्लस डी लिया है, कोई बात नहीं, जो मर्जी करे। तो F2 माइनस F1 कर दोगे तो यू विल हैव ई प्लस डीई इंटू क्यू माइनस ई क्यू। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ई क्यू दोनों साइड है, तो बेसिकली क्यू इंटू डी मिलेगा आपको, क्यू इंटू डी मिलेगा। और हमने सारा मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट करना होता है डाइपोल के सेंटर से करते हैं। तो मान लेते हैं कि डाइपोल का जो सेंटर है इस ओरिजिन से आर दूरी पर, डाइपोल का सेंटर ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? आर दूरी पर, ऐसा मान के रखते हैं। तो नेट फोर्स आ रहा है साहब क्यू इंटू डीई, यानी अभी नेट फोर्स देखने के लिए हमें डीई चाहिए, डीई। तो डीई मिल नहीं सकता, ई इज ए फंक्शन ऑफ आर हमें पता है। तो हम डीई सिर्फ नहीं निकाल सकते, अगर हमें पता हो एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, जैसे हम करते थे ना वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो हमें डी वाई नहीं डी वाई बाई डी एक्स मिलता है कि नहीं, डिफ्रेंशिएट करने पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं ना। वही काम करने वाले हैं साहब यहाँ पे। हमें ई एज ए फंक्शन ऑफ आर पता है, ई एज ए फंक्शन ऑफ आर पता है, सो आई कैन राइट डी बाई डी आर। तो इसको ऐसा करते हैं, क्यू इंटू डी ई बाई डी आर। और देखो डी आर से डिवाइड किया तो डी आर से मल्टीप्लाई भी करता, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स जो आ रहा है क्यू इंटू डी बाई डी आर इंटू डी आर आ रहा है। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि साहब ये क्यू जो है और ये डी आर है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इंटू डी आर रखो, तो क्या मिलेगा देखो तो। क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डी आर इज द डिस्टेंस, क्या डाइपोल मोमेंट मिलेगा? वेरी गुड। तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट देगा, तो आप इसको लिख सकते हो पी इंटू डी बाई डी आर।
P इंटू डी बाई डी आर, इट विल गिव यू नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, है ना। ये नेट फोर्स का क्या बताएगा भैया, मैग्नीट्यूड बताएगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको भी मॉड में ले लेंगे। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको भी मॉड के अंदर ले लेंगे। और डायरेक्शन आपको अपनी बुद्धि से देखना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको अपनी बुद्धि से देखना पड़ेगा। क्लियर, लिखो इसको। वेरी गुड, लिख लीजिए। करो भैया करो, अब कुछ सवाल करते हैं, आइए। लिख लिख चुके होगे तो बता देना। हो गया ना। आइए एक सवाल करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव इनफाइनाइट वायर। एक वायर है साहब, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले को अफेक्ट नहीं करेगा। शुभम का कहना है कि सर डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, कोई खास ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। क्योंकि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के आसपास कितना होगा। जैसे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये डाइपोल है, देखो तुम समझो, तुम जो पूछना चाह रहे हो उसको क्या रीजन है वो समझना पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्यू चार्ज है, खुद समझो बेटा। क्या बोल रही हो नीलू, F2 फिर से समझा दीजिए सर। F2 वेयर इज F2? देखो शुभम, तुम्हारा जो डाउट है उसको समझो। मान लो साहब यहाँ पे एक चार्ज है Q, और यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल Q। तो अगर यहाँ पे फोर्स लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू ई लिख सकते हो ना। रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो Q इंटू ई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये E किसका लोगे, ये जो E लोगे प्लस कैपिटल Q का लोगे कि स्मॉल q का लोगे। कैपिटल Q का कि स्मॉल q का इलेक्ट्रिक फील्ड जो लोग लेंगे। कैपिटल Q का लेंगे, वेरी गुड। तो अगर कैपिटल Q का लोगे इसका मतलब खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कभी भी फोर्स नहीं देखते हैं, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कभी भी फोर्स नहीं देखते हैं। समझ पा रहे हो तुम, इसके आसपास अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद ही पे फोर्स कभी नहीं देखते, ये गलत बात है। तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी तो उससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हम देखेंगे ना। समझा शुभम कि नहीं समझ पाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ नीलू, तुम क्या पूछ रही हो बोलो। कहाँ फिर से समझाना है, मैं बता दूंगा। ये F2, ये F2 बोल रही हो क्या, ये हाँ F2 कैसे आ गया। आई थिंक तुम यही बोल रही हो, यही F2 ना। हाँ देखो इसमें क्या है, हमने क्या माना है, समझिए यहाँ पे।
हमने ये बोला साहब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लिया, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, तो जैसे जैसे आर चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो आर में मान लो बहुत छोटा सा चेंज हुआ है डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत छोटा सा चेंज होगा डीई। तो चेंज हुआ है डीई, मतलब पहले ई था तो अब ई प्लस डीई हो गया है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं है, यहाँ पे ई प्लस डीई। तो F2 आ जाएगा Q इंटू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आया F2। और फिर रख करके ये किया हमने, सॉल्व किया, और क्या। अंडरस्टूड? नीलू बताइएगा। ओके, वेरी गुड। चलो अब सवाल करते हैं, आइए। लेट सपोज वी हैव अ इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। सवाल लिखो मेरे साथ साथ। ये है कैसा? दिस इज इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, है ना। हम क्या कर रहे हैं साहब, यहां से आर दूरी पे, कितनी दूरी पे? आर दूरी पे एक डाइपोल ले रहे हैं, वेरी स्मॉल डाइपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस। ओके, कितनी दूरी पे था? आर दूरी पे, ये है। और इसका डाइपोल मोमेंट है पी। यू नीड टू फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज वायर। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज वायर। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। करो बेटा। इनफाइनाइट चार्ज वायर, चार्ज डेंसिटी लेमडा ले लेना। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो उसको ले लेना लेमडा कूलम पर मीटर। चलो फटाफट करके दिखाओ। वेरी गुड शुभम।
आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेना है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना, इधर वाई कोऑर्डिनेट ले लेना, ताकि आप डायरेक्शन बता पाओ। करेक्ट है प्रियांशु। क्या आ रहा है बेटा? सही से करना, गलती कर दिया प्रियांशु, गलत है। गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें। अरे सबसे आसान सवाल दिया है तुमको। गलत है छवि। गलत है अंकुश। अरे कुछ करना ही नहीं है तो आसान सवाल दिया है, पता नहीं क्या कर दिया तुमने। हैं? इतने आसान सवाल में ऐसे कर रहे हो तुम? कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? नेट फोर्स का सीधा सीधा मैग्नीट्यूड आपको पढ़ा है, पी इंटू डी बाई डी आर, खत्म। इसका मॉड। तो पी तो पी है साहब, डी बाई डी आर, हमें ई चाहिए पहले। ई कितना होता है आर डिस्टेंस पे? पढ़ चुके हो तुम, 2k λ/r। ये पढ़ा ही नहीं कभी? तो जब ई पता है 2k λ/r, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो ना, तब डी बाई डी आर आ जाएगा। डी बाई डी आर ही तो चाहिए यार। तो कैसे मिलेगा? इसको एक बार आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो 2k λ तो कांस्टेंट है, एंड 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/r²। इसका मॉड ले लेंगे, फिर देखो कितना आ रहा है, 2k p λ/r²। आर क्यूब कैसे आ रहा है? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। हाउ आर यू गेटिंग आर क्यूब? R² आएगा ना। तो 2 कैसे छूट गया तुम्हारा? कितना आएगा? ये p को p रख दो, d बाई डी आर तो निकालना है यार यहाँ पे। तो d बाई डी आर आएगा 2k λ/-1/r², और इसका मॉड। सो इट विल कम आउट टू बी 2k p λ/r²। इतना नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन कैसे देखे साहब? डायरेक्शन देखने के लिए देख लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है 2k λ/r। मतलब r जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो किस पे फोर्स ज्यादा है? माइनस क्यू पे। तो माइनस क्यू पे ज्यादा फोर्स है कि नहीं? माइनस क्यू पे ज्यादा फोर्स। तो अगर माइनस क्यू पे ज्यादा फोर्स है, मतलब इधर की तरफ फोर्स है नेट फोर्स, यानी नेट फोर्स है नेगेटिव एक्स एक्सिस का। तो अगर मैं नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन आपको लॉजिकली ही देखना पड़ेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर मैं डाइपोल को उल्टा करके रख दूं तो फिर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, डायरेक्शन आपको अपना लॉजिक लगा करके ही देखना पड़ेगा। तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड पता चलेगा, डायरेक्शन में पता चलेगा। तो आंसर इज 2k p λ/r² -i कैप। ठीक है निखिल, फिर से बता देता। एंड दिस वुड बी द आंसर। देखो, नेट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा P इंटू डी बाई डी आर का मॉड, खत्म। तो P तो P है साहब, P तो P रख दिया।
तब डी बाई डी आर कैसे निकालोगे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आर पे, तभी तो डी बाई डी आर करोगे। हमें आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर के कारण पता था, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, सो 2k लैम्डा अपॉन 1/r का हो जाएगा -1/r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2k p लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आया, बात है डायरेक्शन की, मेन बात डायरेक्शन। और डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा लॉजिक से। लॉजिक से मतलब आप खुद देखो, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आर को साहब तुम बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा ना, घटेगा। यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? -q पे। वॉइस और बढ़ा दूं, चिल्लाने लगूं मैं अपने घर में? वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? ठीक है, माइक यूज कर रहा हूँ बेटा, वॉइस में नहीं होगा प्रॉब्लम। देखो, तो -q है, इधर +q है, तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे -q पे, तो ज्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है साहब, सॉरी, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के उल्टे डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव एक्सिस में है तो -i कैप लगा दिया, खत्म, बन गया। और क्या? क्लियर? बोलो प्रिंच। किसका ये सवाल था कि सर फिर से बता दीजिए, जिसका भी सवाल था? निखिल, ओके, वेरी गुड निखिल। चलो अब एक सवाल ऐसा ही दे रहा हूँ, करके दिखाओ और गलती मत कर देना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो एक और सवाल दे रहा हूँ, हूबहू ऐसा ही। आओ बेटा। लेट्स सपोज वी हैव अ रिंग, रिंग है साहब, रिंग है ना, और ये रहा रिंग का एक्सेस। दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, एंड ये रहा रिंग का रेडियस। ठीक है, मान लो रिंग का जो रेडियस है साहब वो कैपिटल आर है, एंड दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है और एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ, सी, देयर इज अ डाइपोल हेयर। यहाँ एक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट है p, ओके, एंड इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, it is placed at a distance of r by √2। कहाँ पे प्लेस्ड है बेटा? ध्यान से करना, ये r by √2 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है सेंटर से, ओके। और इस पे चार्जेस हैं, लेट्स सपोज चार्जेस ऑन दिस रिंग इज कैपिटल Q। You need to tell net force on dipole due to charged ring। करो सवाल। Find
नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज रिंग। करिए। किसी चार्ज रिंग के कारण टोटल चार्ज क्यू है, यू नीड टू टेल द नेट फोर्स ऑन डाइपोल। करो अच्छा सवाल। गलत है शुभम। सुमित इट्स रॉन्ग। आर्या गलत। छवि आई थिंक करेक्ट है आपका। आप ये बताओ कैसे सॉल्व किया, क्या सोचा। करेक्ट अंकुश। आप भी बताओ कैसे सोचा। टाइप करो, आराम से टाइप करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी टाइप करना नहीं है, आराम से टाइप करिए, बताइए, एक्सप्लेन करिए चीज। हाउ यू हैव सॉल्व। सॉल्व छोड़ो, क्या सोचा उसको। ओके ठीक है। सन्नी कुमार दांगी गलत है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा छवि। उसके बाद वेरी गुड अंकुश। तब वेरी गुड छवि, बहुत खूब।
ठीक है साहब, हमें पता था एक चार्ज रिंग के कारण अगर x दूरी पे देखो, कितनी दूरी पे, चार्ज रिंग के कारण किसी x दूरी पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था k q x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होता था ना? बोलो जी। यही होता था, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ये होता था k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, मतलब इधर x मान सकते हो आप। पहले r मान रहे थे, अभी क्या मानेंगे? x मानेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना? x का ही तो फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर x का फंक्शन है साहब, तो मेरे को नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या लिखना चाहिए? नेट फोर्स ऑन डाइपोल लिखना चाहिए P इंटू डी ई बाई डी एक्स। अरे हाँ कि ना? नेट फोर्स ऑन डाइपोल P इंटू डी ई बाई डी एक्स, यही तो लिखना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड यही लिखना चाहिए ना? मॉड लगा दो, क्या जाता है? P इंटू डी ई बाई डी एक्स। अरे हाँ कि ना? गलत है कुमुद? वेरी गुड। अब देखो हमें निकालना पड़ेगा डी ई बाई डी एक्स। क्या निकालना पड़ेगा? डी ई बाई डी एक्स। तो अब डी ई बाई डी एक्स आपको डिफरेंशिएशन सिखा चुका हूं, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो एक बात समझ में आएगी बेटा आपको। क्या भेजा है सुमित? अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो एक रिजल्ट था कि आर बाई रूट टू पे सब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता था। आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता था, हाँ कि ना? आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता था, हमें पता था। सॉरी, एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सब मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना आपने? अगर ये मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट टू? इट विल कम आउट टू बी जीरो। तो जब डी बाई डी एक्स ही जीरो है तो आंसर क्या होगा? जब डी बाई डी एक्स ही जीरो है तो आंसर क्या होगा? जब डी बाई डी एक्स जीरो है तो आंसर ही जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज जीरो। इतना करना सोचना कुछ था ही नहीं, इवन डिफरेंशिएट भी नहीं करना है। अगर ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, आपको डिफरेंशिएशन थोड़े कराऊंगा मैं। अब इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल करा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन थोड़े करना। सो नेट फोर्स कितना होगा बेटा? जीरो होगा। नेट फोर्स इज जीरो। लेकिन ये तभी होगा जब एक्स आर बाई रूट टू रहेगा। अगर एक्स आर बाई रूट टू के अलावा होगा तो तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करना आता है आपको, वो मैं थोड़े बताऊंगा। यहाँ पे तो ये चेक हो रहा था कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, तो वही याद नहीं है। अगर वो याद होता तो इसको एक मतलब वैल्यू देख करके बता सकते थे कि साहब यहाँ तो जीरो होगा। जैसे आर बाई रूट टू देखते समझ जाते हैं, अच्छा डी बाई डी एक्स तो जीरो है, अच्छा नेट फोर्स जीरो, खत्म। सॉल्व करना भी नहीं पड़ता। नहीं, अगर आपको सच में पता होता तो सॉल्व थोड़े करना पड़ता है इसको। लेकिन चीजें याद रहती नहीं है, पढ़ा तो है। अभी याद दिलाता हूँ तो सब याद आता है, हाँ सर ये तो था, ये तो कर सकते थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो बेवकूफ बन गया हूँ। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं ठीक से किया है, चीजों को आप बार बार रिवाइज नहीं करते हो टाइम टू टाइम, यही दिक्कत है। चीजें अगर रिवाइज करते रहोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? आप भी मानते होगे कि हम चीज, अगर ये चीज रिवाइज हुआ होता तो हम कर लेते, एक सेकंड में हो जाता आंसर।
आंसर है साहब। तो छवि आपने डिफरेंशिएट करके किया ना, आप ये कॉन्सेप्ट नहीं सोचे ना। चलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। लिख लो इसको। तुम्हारी फ्रेंड नहीं आ रही है छवि, आस्था, शायद आती होगी तो सो जाती होगी, जवाब नहीं देती एक भी। आई है मतलब सो रही है ना। अच्छा, वो हमेशा करती है क्लास। आस्था, वेयर आर यू? सर यही हूं, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है आपका? चलो यहाँ तक हो गया, एक और सवाल करते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। आंसर तो दिया करो। लैग हो जाता है, मैं तो इतना टाइम देता हूँ, लैग कैसे हो जाएगा? ये मत सोचो पहले ही आंसर करेंगे, अब पहले कोई कर दिया अब हम नहीं करेंगे, जाओ। ऐसा नहीं सोचना है। आपका सबसे आखिरी में भी आंसर आ रहा है तो आंसर तो दो एटलीस्ट। चलो लो, एक सवाल और करो, इतना टाइम तो रुकता हूँ मैं। है ना? लीजिए, लेट्स सपोज वी हैव सम डाइपोल्स। लेट्स सपोज यहाँ एक डाइपोल है, ऐसे, है ना? दूसरा डाइपोल यहाँ पे है, लेट्स सपोज। ओके, तो हमारे पास दो डाइपोल हैं साहब। ओके, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी एक्चुअली मान लो आर है। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर है। इसका डाइपोल मोमेंट P1 वेक्टर है, इसका डाइपोल मोमेंट P2 वेक्टर है। क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन P1, फाइंड नेट फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2। करो। सवाल क्या है सुन लो। फाइंड नेट फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2। करिए बेटा। फाइंड नेट फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2। अब एक डाइपोल नहीं है, दो डाइपोल है। करेक्ट है अंकुश, करेक्ट। अंकुश तुम बैच बी से हो ना? सनी करेक्ट।
सनी कुमार दांगी। पहले थे फिर ए में आ गए, पहले थे बी में फिर ए में आ गए थे। मेरे टाइम पे तुम नहीं थे ना ए में। ओके अंकुश। करेक्ट है आस्था। देखो लैग नहीं हुआ, यू हैव डन इट। गलत शुभम, क्या कर दिया तुमने? तुमको तो मैं बहुत पीटूंगा, बता रहा हूँ। बाई भी लगा दोगे तब भी गलत। करेक्ट शनि। ये आसान सवाल है, कुछ नहीं है सब। हमें पता है इस P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। P1 के कारण साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है एक्चुअली P1 का एक्सियल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और वो कितना होता है P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k P1 अपॉन R क्यूब। हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ऐसे लिखूं तो अच्छा लगे, ड्यू टू P1, so it will come out to be 2k P1 अपॉन R क्यूब, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इनटू P2 लिखेंगे, क्योंकि जब P2 पे आप फोर्स लिखोगे तो P1 के कारण वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, और P1 पे फोर्स लिखोगे तो P2 के कारण वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, बस यही चलता है। तो फोर्स आएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू P2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 ऐसे लिखना चाहिए, याद अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, है ना? डी बाई डी आर, सॉरी डी ई बाई डी आर, और इसका मॉड कर देंगे, खत्म हो गया। और क्या? तो P2 तो रहेगा ही, डी बाई डी आर करो यहाँ पे, तो डी बाई डी आर करोगे तो ये आ जाएगा 2k P1 तो रह ही जाएगा, एंड 1/R क्यूब है, यानी R⁻³ है, तो R⁻³ का होगा -3 R⁻⁴। सो यू विल हैव इसका मॉड, यू विल हैव 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6k P1 P2 अपॉन R⁴, एंड दैट इज आंसर। खत्म हो गया, 6k P1 P2 अपॉन R⁴, है ना? और डायरेक्ट देखोगे तो ऑब्वियसली जैसे जैसे R बढ़ेगा, यहाँ पे देखो जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक घटेगा ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, मतलब यही यहाँ पे -q चार्ज होता है, यहाँ पे +q चार्ज होता है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, है ना? तो हमें इतना देखना आ चुका है, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मॉड लगा दिया ना? मॉड लगा दिया ना छवि? मॉड लगा दिया तो मॉड से बाहर जब निकलेगा तो नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा ना? क्लियर? बोलो बेटा। सो ये हो गया, हम एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट को देखोगे तुम तो बेसिकली बहुत हिस्सों में बांट देते हैं अलग अलग बुक में, ठीक है? तो हम एक बहुत बड़ा चंक इलेक्ट्रोस्टैट्स का कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोस्टैट का एक बहुत बड़ा चंक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक छोटा सा पार्ट बच गया है, दो पार्ट बच गया एक्चुअली। एक स्फेयर वाला मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, क्योंकि मैंने बोला था लास्ट में पढ़ाऊंगा,
और एक कंडक्टर वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ते हैं। तो ये दो चीजें अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा उसमें। लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि जितना भी अभी तक पढ़ा है सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेना इलेक्ट्रोस्टैट को, ओके, ठीक है। तो लगभग ऐसा मान के चलो कि आप 75 to 80% इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर चुके हो, 25% बच गया है ना। सो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे साहब। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर से बात स्टार्ट करेंगे कि कंडक्टर होता क्या है, कैसे ये बिहेव करता है, क्यों ये कंडक्ट करता है, और क्या क्या है, चार्जेस का क्या इस पे रोल हुआ है। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये चीजें दिखती हैं आसपास, इसलिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी तक हम बहुत कुछ थियोरिटिकल पढ़ रहे थे, जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल दिखता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो दिखता नहीं है। लेकिन जब तक ये थियरी नहीं पढ़ेंगे, जब इन सब कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले थियरी पढ़ चुके हैं, अब प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैट के बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। और ग्रेविटेशन के बाद हम पढ़ते हैं करंट, और करंट के बाद पढ़ेंगे कैपेसिटर। और 11th का मैं बताता हूँ, 11th का मैं बताता हूँ, मंडे को आपको बताऊंगा कि क्या शेड्यूल रखेंगे, कैसे करेंगे। 11th वाला पार्ट कंप्लीट करते रहेंगे, क्योंकि 11th वाला कुछ कुछ चीजें नहीं जानोगे ना, नहीं जानोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला। तो 11th वाला पार्ट करते रहेंगे, है ना। 11th वाला भी कर देंगे इधर, और इधर 12th वाला चलता रहेगा। कम से कम एसएचएम तक तो 11th वाला करना है हम, इतना तो मिनिमम करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो वहां सब कुछ रोटेट ही करता है, तो समझ में नहीं आएगा क्यों रोटेट कर गया, कैसे हो गया, क्या हो गया भाई, तो मर जाओगे फिर तो, वहां बड़ा प्रॉब्लम आएगा। जब मैग्नेटिज्म पढ़ने लगे वहां तो हर चीज रोटेट ही कर रहा है। बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको एसएचएम का यूज करना पड़ेगा, और वो भी रोटेशनल एसएचएम। तो रोटेशन ही नहीं जानते, एसएचएम ही नहीं जानते, तो वो डिवाइस ही नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो दिक्कत और आ जाएगा, ठीक है। तो पहले उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। चीजें रिवाइज कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।